तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी का हमारी इस 5 दिवसीय कार्यशाला जो कि साइबर सिक्योरिटी इन एजुकेशन विषय पर आयोजित की गई है मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यशाला के 10वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी महारत रखने वाले और एक प्रतिष्ठित नाम, या ये कहें जब हम टेक्नोलॉजी का या ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो एक नाम हमारे सामने सहसा ही आ जाता है, या ये कहें ऑब्वियस नेम जो है वो है हमारे प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं कि आप जिस प्रकार निरंतर पहले के 2 सत्रों में हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, आज भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारी कार्यशाला अध्यक्षा, कार्यशाला समन्वयिका और परियोजना अध्यक्षा प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज जी भी हैं, जिनके निरंतर उपक्रमों से यह सारी व्यवस्था संभव हो पाती है। उसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं आभार के साथ वंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमारे साथ हमारे सम्मानित प्रतिभागी, उसमें कई प्रोफेसर्स हैं, कई एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, अन्य पदों पर कार्यरत कई और क्षेत्र के लोग भी हैं। मैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस क्रम में मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे डाटा रिकवरी टूल्स एंड क्लीनर्स विषय पर हमारा सिक्योरिटी के संदर्भ में, साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में मार्गदर्शन करें। माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा। Another important session in this series, data recovery and cleaners. अभी तक हमने अपने सेशंस में देखा कि हमें किस तरीके से अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है। डाटा वो चाहे हम उसको जिसको स्टोर कर चुके हैं वो वाला है, या जो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो डाटा है। जो कुछ भी उसकी सेफ्टी प्रायर, वो आप लोगों ने इंग्लिश की कहावत भी आप लोगों को याद होगी, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे अच्छा तो यही है कि डाटा हमारा प्रोटेक्ट रहना चाहिए। लेकिन हमारी इतनी सारी सावधानियां रखने के बावजूद भी बहुत बार, या आप इसको इस तरीके से मान के चलो कि सड़क पर जब आप लोग ड्राइव कर रहे हो तो आप चाहे कितने रूल फॉलो कर लीजिए, आप कितना ही चाहे सावधानी से कर लीजिए, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई और दूसरा यदि गलत तरीके से चला रहा है तो भी हमारा नुकसान हो जाता है। तो उसी तरीके से डाटा के साथ चीज़ है कि आप अपना चाहे कितना भी सेफ्टी रखें, किसी वजह से मान लीजिए वो, जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि मेरे जो छोटे ब्रदर हैं यूके में हैं, और जब मैंने उनसे ये पूछा था कि आपके पास यूपीएस नहीं है तो उनको बड़ा आश्चर्य आया था। वो पूछने लगे कि यूपीएस क्या होता है। मतलब बाहर की कंट्रीज में क्योंकि बिजली कभी फेल नहीं होती वहाँ पे, और हमारे यहाँ पे सभी किस्म के सिस्टम है। बिजली फेल भी हो सकती है, वो जिसको आप बोलते हैं स्पाइक सर्ज। आप लोग देखें जो इवन ये जो आप बिजली की स्ट्रिप यूज करते हैं वो भी नॉर्मल स्ट्रिप नहीं होती है। नॉर्मल वाली स्ट्रिप आप यूज करेंगे तो वो बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आप बेसिक यूज कीजिए, अपने कंप्यूटर मशीन्स के लिए उसको भी रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि उसके अंदर सर्ज प्रोटेक्टर लगा होता है। और इसी तरीके से जो यूपीएस आते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा, और ये डाटा सिक्योरिटी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोगों को पावर सप्लाई के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यूपीएस बेसिकली 2 तरह के माने जाते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन बड़े महंगे होते हैं, मतलब ऑफलाइन से थोड़े महंगे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर यूपीएस का काम बेसिकली दोनों में वही होता है कि जब मेंस फेल हो जाएगा तो यूपीएस की बैटरी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर की मशीन अपनी जो इसकी वो है वो बड़ी सेंसिटिव होता है। इवन 0.5 सेकेंड मीन्स जो 1 सेकेंड से भी कम हो
उतनी देर का भी यदि उसको इलेक्ट्रिक पावर नहीं मिलेगी तो कंप्यूटर मशीन कैन गेट शट डाउन इमीडिएटली, वो पूरा ऑफ हो जाएगा अपने आप ही। तो वो उतना टाइम फ्रेम भी उसको ना मिले, एक सेकंड के आधे हिस्से का भी कम बिजली नहीं आई, बंद हो जाएगा। तो ये उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए हम लोग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का यूज करते हैं, यूपीएस का फुल फॉर्म। और ये छोटी छोटी पावर से लेके 600 वीए से लेकर वोल्टेज एम्पियर से लेके पूरे 12 केवीए 10 केवीए पूरा वो बड़ा बड़ा सेट चलता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी मशीनें उसके ऊपर जुड़ी हैं, एक मशीन जुड़ी है या पूरे का पूरा नेटवर्क उसके ऊपर चला हुआ है। तो एक तो ये है कि बिजली की कांस्टेंट सप्लाई रहे, दूसरा ये होता है कि बिजली की जो सप्लाई है वो यूनिफॉर्म रहे, उसके अंदर स्पाइक ना हो। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हम कहते हैं कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा तेज आ गई, और जब वोल्टेज ज़्यादा तेज आती है तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे शायद आप लोगों को भी आपको नजर आ रहा होगा, वो मेरे पीछे जो दरवाजे के पीछे आपको एक छोटा सा बॉक्स यदि दिख रहा होगा, दैट इज अवर एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी बोर्ड। तो if there is a high voltage coming into the line, the MCB will, जिसको हम कहते हैं कि वो गिर गई, means in that case that is a different way, means when it is up then it is on, if it is down then it means it is cut off from there. So the purpose of this is to protect the sophisticated instruments which are connected in that line, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या है कि आपने पूरा एंटीवायरस भी लगा के रखा, फायरवॉल भी रखा के रखा, सब कुछ आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे सॉफ्टवेयर के इंतजाम कर रखे हैं। आपने अपनी मशीन को भी ताले में बंद करके रखा हुआ है कि कोई फिजिकली उठा के ना ले जाए। उसके बाद बिजली की थोड़ी बहुत वोल्टेज सर्ज स्पाइक, एकदम से बहुत तेज ऊपर नीचे वोल्टेज फ्लक्चुएट होना, तो भी हमारी हार्ड डिस्क खराब हो सकती है क्योंकि इट गेट्स शॉक, और उसकी वजह से वो उसके अंदर फॉल्ट आ सकता है। तो इसलिए कितनी भी सावधानी रखें उसके बावजूद भी यदि कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें डाटा को रिकवर करना होता है। आजकल क्लाउड बेस्ड सिस्टम, जैसे आप गूगल टूल्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप MS वर्ड पहले यूज़ करते थे तो आपको कॉन्स्टेंटली उसको अपने डॉक्यूमेंट को सेव रखते रहना होता था। हर मिनट के अंदर आप वो जो फ्लॉपी का आइकन है उसको आप क्लिक करेंगे या कंट्रोल S करेंगे सेव होने के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सेव नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को। जो ऑनलाइन टूल्स हैं वहाँ पर फैसिलिटी होती है कि जैसे एनीमेकर है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली, यदि आप कैनवा यूज़ करते हो, जो डिज़ाइन के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसमें आप कुछ काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एवरी 3 सेकेंड्स उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, जितना आपने काम किया वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। उसी तरीके से आपको याद होगा गूगल डॉक्यूमेंट्स में जब आप काम करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है वहाँ से। तो वो चीज़ें हैं। अब आज हम देखेंगे कि इन केस समथिंग, कितनी भी सावधानी रखने के बाद यदि फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई तो किस तरीके से डाटा रिकवरी टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ कॉमन क्लीनर्स जो बड़े इजीली अवेलेबल हैं। कुछ सिस्टम्स में तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी मशीन के अंदर आएगा, नहीं तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और आप उसको अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो डाटा रिकवरी टूल्स क्या होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके स्टोरेज को स्कैन करेगा और उसके अंदर से आइडेंटिफाई करेगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द फॉल्ट, और किस तरीके से उसके अंदर कोई भी जो एरिया, क्या होता है डाटा पैकेज। आप इसको इस तरह से मान के चलिए कि जैसे आपका घर है, रूम है, अलमारी है, और आपने अलग अलग जगहों पे चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। हर डिस्क के अंदर भी वही स्पेस होता है, ब्लॉक्स होते हैं, हम उनको ब्लॉक्स बोलते हैं कि डाटा ब्लॉक्स। और जब आप कोई भी काम करते हो तो कंप्यूटर अपने आप उसको अलग अलग स्पेसेस के अंदर एलोकेट करता चला जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक हायरार्की सीक्वेंस के अंदर ही चलेगा। आप उसको ये मान के चलिए कि जैसे आपका विंडो का स्क्रीन आपको दिख रहा है, और जब आप उसमें कुछ टाइप कर रहे हैं तो कंप्यूटर की मर्जी है कि वो उसको किधर, एक्चुअल में मर्जी नहीं होती, वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड होता है
डेटाबेसेस के अंदर वो अलग बड़ा मतलब टेक्निकल चीज हो जाती है वो, बट इट पुट्स इट समवेयर वेयर एवर इट फाइंड्स द स्पेस टू लोकेट इट स्टोरेज डिवाइस के अंदर। गड़बड़ क्या होती है कि जब उसको आप, और फिर डाटा जब आप यूज करते हो, रिट्रीव करते हो, पुराने जमाने के अंदर आपने देखा होगा कि आप लोग ऑडियो कैसेट या वीडियो जिसके अंदर रील होती थी वो यूज करते थे, या पुराने जमाने के में जो फ्लॉपी डिस्क है वो यूज होती थी, जिसके अंदर एक स्पिंडल है, अंदर एक फिल्म है, वो घूमती है और जिसके ऊपर डाटा स्टोरेज होता है। तो उसको हम बोलते थे सीक्वेंशियल एक्सेस, यानी एक सीक्वेंस में चलेगा। आपके पास मान लीजिए कोई फ्लॉपी वो ये ऑडियो कैसेट है और उसके अंदर यदि 10 गाने हैं और आपको 9वां गाना सुनना है, तो आपको पहले 8 गानों को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तब जाकर आप 9वें पर पहुंचेंगे। तो सीक्वेंशियल क्या, और इसीलिए पुराने जमाने में वो जो टेप डाटा जो किया जाता था, टेप्स के ऊपर स्टोरेज किया जाता था डाटा को, या आप पुराने ज़माने में आप फिल्में देखें, वो जो सिनेमा हॉल्स के अंदर फिल्म का रील, वो जैसे पहले हम आजकल तो ये टर्म यूज नहीं करते, बट पहले होता था फिल्म के, जब फिल्म शुरू होती थी उसके स्क्रीन पे भी आता था कि वो 17 रील है, 21 रील है। क्या रील है? रील का मतलब एक बड़ा सा बॉक्स जिसके अंदर वो एक सीन होगा, फिर उसके टोटल मूवी 3 घंटे की कितनी रील्स के अंदर आ सकती है, वो सारी चीजें। बट उसके अंदर सभी के अंदर क्या होता था, सीक्वेंशियल एक्सेस होती है कि आपको एक पर्टिकुलर सीन पर जाने से पहले कितने सीन क्रॉस करने पड़ेंगे, वो चीज। और उसमें से एक जगह पे भी कहीं पे गड़बड़ हो जाए तो वो चीज वहां पर आकर रुक जाएगी, उससे आगे वो नहीं जा पाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एलपी रिकॉर्ड्स गानों के लिए पहले होते थे, उनको बड़े सावधानी से रखा जाता था कि यदि कहीं पे छोटी सी भी खरोंच आ गई तो आपका जो ग्रामोफोन की जो सुई है वो वहां पर अटक गई, वो आगे नहीं चलेगा, वो अटका रहेगा वहां पे। और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी इजाद की गई थी। रैंडम का एक्सेस, कहीं पर भी कुछ भी हो, आपको जो चाहिए वो डायरेक्टली वहां से आप उसको रिट्रीव करेंगे। तो डाटा रिकवरी के अंदर ऐसे ये टूल होते हैं जो ये देखते हैं कि डाटाबेस के अंदर कहाँ पर करप्शन आई है और उस करप्शन को किस तरीके से दूर करके आपके डाटा को वापस रिट्रीव किया जा सके। ये गड़बड़ होने के बड़े अलग अलग किस्म के कारण हो सकते हैं। मोस्टली ह्यूमन एरर, ज़्यादातर कि तरीके से अपने डाटा को प्रॉपरली सेव नहीं किया, या उसको सेव करते वक्त मशीन के अंदर कोई गड़बड़ हो गई तो मैकेनिकल एरर है, या फिर वायरस अटैक है, कोई सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन है, उसकी वजह से मान लीजिए आप कर रहे थे और अचानक से आपका सिस्टम हैंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, समथिंग। शायद आप लोग न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि अभी 17 अगस्त 2021 से माइक्रोसॉफ्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, और उसका न्यूज़ भी वो न्यूज़ में आ रहा है दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज किल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो अगले साल उन्होंने डेट भी बता दी है कि 17 अगस्त 2021 से इंटरनेट एक्सप्लोरर विल देयर नॉट बी एनी मोर, फिनिश, डेड एंड, कंप्लीट। उसके काउंटडाउन शुरू कर दिया उन्होंने अभी से। सो द न्यू सिस्टम्स नाउ दे आर प्रोमोटिंग माइक्रोसॉफ्ट एज एंड अदर टेक्नोलॉजीज विच आर वेरी पावरफुल। मैंने खुद, मुझे याद है कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर मुझे शायद 1 डिकेड हो गया होगा यूज किए हुए, बिकॉज इसको यूज करने में इट कंज्यूम्स मोर मेमोरी। और कभी भी वो क्रैश हो जाता, तो आप जिस भी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, देख रहे हो, सडनली क्रैश हुआ, चली गई, फिर आप देखें। या कई बार क्या होता है कि वो ब्राउजर उसको रिट्रीव बैक करने की कोशिश करता है। यदि आप ढेर सारे विंडोज आपने उसके अंदर टैब ओपन कर रखे हैं तो मेमोरी बहुत ज़्यादा लेता है वो। तो मतलब देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन्स कि जहाँ पर जिसकी वजह से डाटा लॉस हो सकता है। डाटा लॉस जब हो जाए तो ये एक चीज़ होती है कि किस तरीके से आपको उसका बैकअप लेना चाहिए। बैकअप लेने में हम बैकअप को 2 तरीके का मानते हैं, एक होता है हॉट बैकअप, एक होता है कोल्ड बैकअप, कि अब किस तरीके से आप ले रहे हो। हॉट बैकअप इज सर्टेन शॉर्ट ऑफ ए डायनामिक बैकअप, जिस वक्त आपका काम चल रहा है उसी वक्त रियल टाइम के अंदर उसका बैकअप होता रहे। और हॉट बैकअप जो होता है वो सेंसिटिव चीज़ों के अंदर बड़ा क्रूशियल होता है।
जहाँ पर आपको ये लगता है कि आप जो काम कर रहे हो वो इमीडिएटली उसके अंदर चीज सेव होती रहे। क्योंकि आप उस डाटा को रिट्रीव नहीं कर पाओगे, फिर वो रियल टाइम के अंदर एक सेंसिटिव डाटा के अंदर, जैसे हमारी स्पेस एप्लीकेशंस हैं या आईआरसीटीसी का डाटा है, जहाँ पर आपको रियल टाइम के अंदर एयरलाइंस का जो डाटा है रियल टाइम के अंदर आपको चीज़ों को ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है, तो उसका बैकअप। कोल्ड बैकअप होता है कि आपने काम कर लिया, शाम को करेंगे, या आपने एक फाइल सेव कर ली, अपना पूरा एक डॉक्यूमेंट बना लिया, पीएचडी का थीसिस आपने लिख लिया पूरा, उसके बाद आप आराम से उसको अपनी किसी भी डिवाइस के ऊपर आप उसको सेव कर रहे हो, तो वो आपका कोल्ड बैकअप हो गया। ये हॉट बैकअप के अंदर इंफॉर्मेशन आपको ऑल एवरी टाइम अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आपका एलएमएस है, और यहाँ पर भी एक फ़र्क है कि बैकअप कैसे चलता है, नॉर्मल है या क्लाउड बेस्ड सर्विसेज पे है। जैसे आप लोग गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हो, गूगल क्लासरूम क्लाउड में चलता है, तो आपने जितना अपना कंटेंट बनाया वो सारा क्लाउड बेस्ड है। आप उसको वहाँ से आर्काइव में सेव कर सकते हो, आप उसका एक डाउनलोड करके अपने साथ अपने जो आपका कंटेंट है उसको आप यूज़ कर सकते हो, बट वो इंडिविजुअल है। यदि आप लोग मूडल यूज़ करते होंगे, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में दीपक बिस्ला जी हैं, सिस्टम को वो संभालते हैं सारे को, तो वो रेगुलरली मूडल को बैकअप पे लगाते हैं, ताकि क्योंकि मूडल के अंदर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के 150-200 के आसपास जितने भी कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, तो उनका आप रेगुलर बैकअप लेते हो। पूरे का पूरा नेटवर्क आपका ईआरपी जितना भी मैनेज्ड है, ओके, एवरी डे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपको सेव रखनी होती है, तो उसके लिए रेगुलर बैकअप इज वेरी एसेंशियल। और ये ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी होता है। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट टेकिंग ए गुड बैकअप, और इसके अंदर दोनों सिस्टम चलते हैं, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच यू आर यूजिंग एंड द टेक्निक विच इज to what extent it is intensive application. डेफिनेटली जो रियल टाइम का होगा, हॉट बैकअप के आप एप्लीकेशन यूज करेंगे, दैट विल बी मच मोर एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड, एंड दैट्स व्हाई इट मे बी एक्सपेंसिव। कोल्ड बैकअप होता है सिंपल किस्म का बैकअप, आपने अपना यूएसबी लिया, उसके अंदर फाइल कॉपी कर लिया, वो उसके अंदर वो चला गया। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए कि आपका जॉब नेचर क्या है, आप किस किस्म के सिस्टम को आप डील कर रहे हो वहाँ से, और उस आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किस किस्म का बैकअप आपको चाहिए। मान लीजिए आप नॉर्मल एमएस वर्ड किस्म के डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल शीट वगैरह वगैरह आपने बनाई है, तो जो लगता है कि आप आराम से भी कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सैलरी सिस्टम है आपका, महीने में एक बार आप सैलरी सिस्टम पे काम करते हो, उसके बाद आपने उसको ले लिया, तो रियल टाइम के अंदर उसके अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको रियल टाइम के अंदर डाटा बैकअप, मान लीजिए आपका एडमिशन सिस्टम स्टार्ट है, एंड इट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, तो जिस वक्त वो इंटरेक्शन हो रहा है, स्टूडेंट्स उसको फिलअप कर रहे हैं, और किसी वजह से यदि आपका बैक एंड पे जो सिस्टम है यदि वो क्रैश हो गया, तो सारे स्टूडेंट्स का जितना भी आपने एडमिशन डाटा कैप्चर किया, दैट बिकम्स एट रिस्क। टू अवॉइड दैट हैपनिंग, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को दोबारा से नहीं ढूंढ सकते, हिंदुस्तान में पता नहीं किस किस ने अप्लाई किया उस वक्त, आप कैसे ढूंढेंगे कि किस किस ने अप्लाई किया था और उसको बोले कि जी आपकी एप्लीकेशन करप्ट हो गई, हमारे यहाँ से किसी वजह से बिजली की गड़बड़ हो गई, आप लोग दोबारा से एप्लीकेशन कर दो। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो टू सेफ गार्ड दैट वी नीड टू सेफ गार्ड दिस फंक्शन विद अस। अभी आता है कि डाटा रिकवरी के लिए टूल्स, डाटा कहाँ कहाँ पर करप्ट हो सकता है। These are various things where we store the data, and these are the things covered from there where the data can be stored. आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जैसे CDs और DVDs, और एक चीज और आई थी जो ज्यादा कामयाब नहीं हुई, दैट वाज कॉल्ड एज ब्लू रे डिस्क। तो इसके अंदर वो फ्लॉपी ड्राइव तो चली गई आजकल, पता नहीं लोगों को याद भी होगा कि नहीं होगा कि किसी ज़माने में फ्लॉपी ड्राइव्स भी होती थी। फ्लॉपी ड्राइव्स के बाद फिर सीडीज आई, क्योंकि सीडी के अंदर आप फ्लॉपी ड्राइव के अंदर कितना 1 MB 2 MB 5 MB उतना डाटा जाता था। फिर सीडी रोम्स आए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म उसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, तो उसके अंदर जैसे मान लीजिए 700 MB तक का डाटा आ जाता था, तो लोग बड़े खुश होते थे, यस 700 MB इज ए गुड थिंग।
बट देन वी केम अप विद डीवीडी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, हमारा डाटा बढ़ता चला गया, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो जैसे जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी फाइल्स बड़ी लंबी बनती हैं, तो उसके लिए फिर वो आया। फिर डीवीडी था जिसके अंदर आप 2 GB तक 4 GB तक का डाटा एक डीवीडी के अंदर स्टोर, तो एक फुल मूवी को कैप्चर करने के लिए डीवीडीज वर यूज्ड। और फिर एक ब्लू रे डिस्क भी बनाया गया था, सोनी कॉर्पोरेशन और अदर कंपनियों ने उस पर काम किया, और जिसके अंदर ये था कि एक ब्लू रे डिस्क के अंदर आप अप टू 20 मूवीज तक स्टोर कर सकते हैं। तो पर गड़बड़ क्या हुई कि इंडस्ट्री के अंदर उसकी स्टैंडर्ड को लेके यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाई। सोनी बोला मैं ये स्टैंडर्ड्स रखूंगा, दूसरे कंपनियां बोली कि हम ये स्टैंडर्ड्स रखेंगे, आपस में क्लैश रहा एंड इट कुड नॉट गेट सक्सेस। देन योर डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स, उनका जो इंटरनल हार्ड डिस्क है, वो इंटरनल हार्ड डिस्क के साथ साथ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, क्योंकि इंटरनल हार्ड डिस्क इज फ्यूज्ड विद दिस सिस्टम, उसकी एक मेमोरी है, 500 GB का आपको डाटा मिला, आपने उतना यूज किया, भर गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो हम लोग एक्सटर्नल डिस्क यूज करते हैं, जो आपको दिख रहा है, ट्रांजेक्ट की है, सी गेट की है, विंस्टन की है, many many companies they make external hard disk and they are very compact, very solid, very safe। और जिसके अंदर आप सिंपली अपनी हार्ड डिस्क के, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसके अंदर उसको लगाएंगे, और उसमें दो तरीके होते हैं जो मैं आपको कल बता रहा था। एक, जैसे आपको ये सीडी रोम के नीचे जो ट्रांजेक्ट का ग्रीन उसमें दिख रहा है, उसके ऊपर एक छोटा सा बटन है, आप उस बटन को दबा दीजिए तो वो ऑटोमेटिक बैकअप स्टार्ट कर देगा उसको। नहीं तो दूसरा ये है कि आप सिंपली अपना डी ड्राइव से जहाँ से है उसको कॉपी कॉपी कीजिए, डाटा को पूरे को सिलेक्ट कीजिए एंड सेंड टू, राइट क्लिक करके सेंड टू, या कॉपी एंड पेस्ट, आपको एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में फिजिकली आप कॉपी कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू फील कंफर्टेबल विद एनीवन, but they help you in taking automatic backup of your data from one disk to another disk। फिर फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, मेमोरी कार्ड्स के ऊपर भी डाटा सेव होता है, पर्टिकुलरली फोन के अंदर जैसे मेमोरी कार्ड है, एक तो इनबिल्ट मेमोरी कार्ड होता है जो फैक्ट्री सेटिंग है, आपके इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ आई है। दूसरी ये है जो आप एक्स्ट्रा लगाते हो, जैसे मान लीजिए आपको फोटो खींचने का बहुत शौक है और आपका कंप्यूटर, और आप ढेर सारे PDF भी, so much of the many people I know that they most of the work they do there on mobile phone, they don't have, you know, or they just can't carry their laptop every time, because आप उसको बूट करेंगे, ऑन करेंगे, वो करेंगे, ये है मैं फोन इमीजिएटली है, तो उसकी भी डिस्क भरती रहती है। फिर USB, everybody knows this solid state drive is a very unique product, it is very expensive but it is super fast। और इसीलिए आजकल जो नए लैपटॉप आ रहे हैं, आप देखें नए लैपटॉप ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और बड़े पतले होते जा रहे हैं, और पर्टिकुलरली मैकिंटोश की जो मशीन्स हैं वो तो फेमस है अपने स्लीक डिज़ाइन के लिए, अपने थिननेस के लिए वगैरह। वो जो नॉर्मल लैपटॉप है वो बड़े हैवी हैवी 5-5 किलो तक के लैपटॉप हुए हैं आजकल, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, बट रियली 5-5 किलो तक की लैपटॉप शुरू में जब थे तो वो चीज़ें बड़ी हैवी होती थी, क्योंकि उसके अंदर उसकी बैटरी है, उसकी हार्ड डिस्क है, कार्ड्स हैं, सारा सिस्टम ऐड करते हैं। बट दिस सॉलिड स्टेट ड्राइव, इमीजिएटली आप जैसे ही उसका ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे, दिस सिस्टम विल बूट अप इमीजिएटली, शट डाउन करेंगे इमीजिएटली इट विल शट डाउन, बिकॉज देयर इज नो मूविंग पार्ट इनटू इट। यदि आप अपने नॉर्मल हार्ड डिस्क को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर एक आप उसको क्या बोलेंगे, एक आर्म होती है जिसके ऊपर एक सेंसर होता है, डिस्क के ऊपर वो रोटेट करता है, और इसीलिए आप देखा होगा कि यदि आप लोग अपनी लैपटॉप को रेगुलरली बहुत ज़्यादा कैरी करते हो तो आपको इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि जो डिस्क हेड है उसको झटका ना लगे, नहीं तो उसका बैलेंस बिगड़ गया तो वो डिस्क को रीड करने में वो नहीं होगा। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती, देयर इज नो मूविंग पार्ट इनटू इट एंड इट स्टोर्स द डाटा, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एट प्रेजेंट। जो और इसकी मेमोरी भी थोड़ी सी अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में है, तो उतनी नहीं है कि जैसे आप 5 TB की दूसरी वो लगा लें, तो इसमें आपको अभी थोड़ा सा MBs और लोअर क्वांटिटी ऑफ GB के अंदर मिलेगा, दैट मेक्स देम क्वाइट एक्सपेंसिव इनटू इट। नाउ
इन सब के बाद अब let us see some of the popular open source data recovery tools. These are free. You don't need to, you just go. I will show you these websites of them, and then we can see. And once I explain you these things, after that we will see this, maybe the CCleaner, which is by Piriform. Piriform is a computer solution company, and they have many good products with them. So you can check them with them. So इसके साथ मैं अब आपको प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ और रियल लाइफ के अंदर आपको लेके चलता हूँ कि किस तरीके से कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स आप यूज कर सकते हो, और इनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एक ये है फ्री रिकवरी, freerecovery.org, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का रिकवरी में आपको हेल्प कर सकता है। मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो एक सेशन में अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे कि उनका विंडोज जो है वो अपडेट करने की कोशिश करता है और फिर वो लूप में चला जाता है। सो देर आर दिस काइंड ऑफ टूल्स, दे टेक केयर ऑफ दिस। द डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू रिकवर लॉस्ट फोटो, पिक्चर, सॉन्ग, टेक्स्ट फाइल, corrupted removal media within a minimum time period। फिर इमेज रिकवरी टूल्स हैं इसके, यूएसबी डाटा रिकवरी टूल्स, म्यूजिक फाइल्स रिकवरी टूल्स, एक्सेट्रा। और ये आप देखें, टू रिकवर योर फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, म्यूजिक प्लेयर, यूएसबी रिमूवेबल ड्राइव, योर पेन ड्राइव, योर सिम कार्ड, योर आईपॉड प्लेयर एंड अदर टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमारा जो पीसी का जो है ना हार्ड ड्राइव करप्ट हो गया सर, तो उसमें से जो डाटा जो है ना रिकवरी के लिए जो है वो एकदम डाटा उसमें शो नहीं करता सर। फोल्डर तो शो करता है लेकिन डाटा एकदम भी नहीं शो करता उसमें। यदि यदि आपकी डिस्क कनेक्ट होकर किसी सिस्टम के ऊपर आइडेंटिफाई हो सकती है तो टूल्स की जी सहायता से उसका डाटा निकाला जा सकता है। यदि बिल्कुल डेड हो गई है तो फिर उसका कोई हाँ, इलाज नहीं है। जी तो आपको उसमें सर आपको किसी शो तो होता है वो डिस्क, और उसमें सर वो एक आध फोल्डर भी दिखाई देते हैं लेकिन उसके अंदर डाटा जो है एम्प्टी दिखता है। नहीं, वो एम्प्टी के क्या होता है कि उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। जी जैसे वायरस की वजह से भी वो डाटा उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है बट नॉट विजिबल टू यू। जी तो उसके कई 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 तरीके होते हैं, जैसे हिडन फाइल्स होती हैं। जब जी आप अपना सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो आपको जी जो उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर भी आप सेट कर देख सकते हो कि फाइल्स हिडन है नहीं है क्या है। जी पर्टिकुलरली जो आपका विंडोज जो ड्राइव है उसके अंदर जी यहाँ पर आपको ये सारे नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसमें जी कुछ फाइलें यहाँ पे फोल्डर के अंदर हिडन भी हैं। तो जी जी उनको देखने के लिए प्रॉपर्टीज में से चेक करके तो वो हाइड हो सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर में से चेक करना है उसको कि वो आपको नजर आ जाए। तो एक तो तो ये इस सॉफ्टवेयर है। जी जी इसके माध्यम से सर कर सकते हैं क्या? हाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है क्या सर? हाँ, सॉफ्टवेयर के थ्रू थ्रू सब कुछ हो सकता है, बट उसमें ये है कि आपको कितना नॉलेज है डाटा रिकवरी का, उस पर डिपेंड करेगा। जी कहीं जी ऐसा ना हो कि आप रिकवरी करने के बजाय अभी तो पेशेंट कोमा में है और आपने थोड़ी सी उसके साथ उखाड़ पिछाड़ करी तो वो जी कोमा जी से शायद शमशान घाट ना चला जाए। वो आपको मैं ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जी आपकी जी अपनी एक्सपर्टीज कितनी है। तो जी जी बेटर यही है कि मरीज को किसी जी सक्षम डॉक्टर के पास ले जाएं, किसी जी झाड़ जी फूंछ वाले वैद्य के पास ना ले जाएं, ओके थैंक यू अनलेस सर। आप अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट मानते हो कि आप हैंडल कर सकते हो। और आपको कंप्यूटर के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जो जी डेटाबेस है उसका वो आपको कहने में सिंपल डेटाबेस लगता है, बट देर इज जी ए जी डेटाबेस स्ट्रक्चर, देर इज ए फाइल स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज लिंक्ड इन ए पर्टिकुलर वे। इसलिए ये कंप्यूटर मशीन काम करती है। जी जी किसी एक चीज को चोट पहुंच गई तो वो लिंक टूट जाएगा उसका, और वहां से वो जी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों चीजें आपस में मिलके काम करती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। जी जी तो एक हार्डवेयर की वजह से किसी सॉफ्टवेयर को भी नुकसान पहुंच सकता है, और कभी जी सर कभी उसमें सॉफ्टवेयर ना वही एरर आया था कि हार्डवेयर प्रॉब्लम। दो तीन बार ऐसे मैसेज आया, उसके बाद मैंने उसको दोबारा रिस्टार्ट करके किया पीसी को, तो फिर रिस्टार्ट हुआ ही नहीं, उस पर स्क्रीन ही नहीं आई कुछ। आप ट्राई करके देखो। आप
ये आपको जी वार्निंग मैसेज देगा। ये है, जी आप ये दिखा रहा है डाटा रिकवरी इन इजी स्टेप्स, वी लेट आवर कस्टमर्स टू रिकवर देयर लॉस्ट डाटा इन मैटर्स ऑफ मिनट बाय जस्ट फॉलोइंग सम इजी स्टेप गाइड्स व्हेन यूजिंग उसको और फ्री सर डाटा रिकवरी। उसको इंसर्ट करते हैं तो उस पर फॉर्मेट करने के लिए आता है वार्निंग। फॉर्मेट कर दिया तो सब कुछ उड़ जाएगा। जी वो वही वही चीज है कि उसका कहीं ना कहीं पे उसका इंडेक्स, हर चीज का एक इंडेक्स होता है, उसका जी इंडेक्स में कहीं पे करप्शन है। और जी जी इंडेक्स फाइल को ढूंढने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना चाहिए। मैं सिंपली ये कह सकता हूँ, आई वोंट एडवाइज यू कि यदि आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं और आप लोगों को टेक्निकल एक्सपर्टीज उतनी नहीं है तो खुद छेड़खानी ना करें। सिंपल किस्म का डाटा रिकवरी हो सकता है। आप लोगों ओके ने अभी बहुत, आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो, आप लोगों को ये सीएमडी भी पता होगा। और जी सीएमडी के अंदर एक कमांड होती है अनडिलीट। जी तो जो एंड अनडिलीट है उसको भी आप चेक कर सकते हो कि जो उसका, सॉरी, हेल्प मेनू आएगा और हेल्प कमांड से देखा जा सकता है कि वो कैसे कैसे उसके अंदर वो डील कर रहा है। तो अनडिलीट, मान लीजिए आपने कोई फाइल डिलीट की है और उसमें आपको फाइल का नाम पता है, और मैं रन नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी मशीन के साथ वो रिस्क नहीं लूँगा। जी लेकिन आप यहाँ पर फाइल का नाम आगे कुछ डालें और जी वो किस किस्म की फाइल थी, जैसे वो डॉट डीओसी था समथिंग, यदि कुछ ऐसा होगा वो उसको ढूंढ पाएगा। तो उसको वो आपको ऑप्शन देगा कि आधे करेक्टर दिखाएगा, कुछ दिखाएगा, आपको एक हिंट देगा कि इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा है वो। और ओके ओके थैंक जी, यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो एक तो टूल है ये फ्री रिकवरी डॉट ओ आर जी। आप दीज आर सजेशंस, दीज आर ओपन सोर्स टूल्स। आई एम नॉट शोइंग यू द कमर्शियल टूल्स। डेफिनेटली द कमर्शियल टूल्स, जैसे भूपेंद्र जी ने भी आपको बताया, कमर्शियल टूल्स में क्या है, थोड़े महंगे होते हैं बट दे गिव यू दी फुल सपोर्ट। ये इसमें सॉफ्टवेयर दे दिया, आप अपना ट्राई कीजिए, वो कीजिए। दूसरा ये है कि कैश अनडिलीट फॉर विंडोज, रिकवर एक्सीडेंटली इरेज्ड फाइल्स। गलती से आपसे कुछ इरेज हो गया तो ये इस तरीके से ये चलेगा, स्कैन करेगा आपके सिस्टम को, और स्कैन करने के बाद जो डिलीटेड फाइल्स हैं, करप्टेड फाइल्स हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है तो वो उसके अंदर। और इधर से ये आप ये देखिए कि इफ़ यू रन ए रिकवरी स्कैन इमीजिएटली आफ्टर डिलीटिंग फाइल, तो चांसेस हैं कि आप इमीजिएटली उसको ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आप ये पढ़िए यहाँ पर क्यों, बिकॉज व्हेन ए फाइल इज डिलीटेड इट्स डाटा इज नॉट रियली इरेज्ड, actually the hard disk makes a space to so that it is available to be overwritten। अब क्या हुआ कि एक फाइल आपने डिलीट हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि आराम से कर लेंगे, तब तक उसने आपने तीन चार चीजों पे और भी काम कर दिया। अभी आप इसको इस तरह से मान के चले, मैं जो अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि आपका कमरा है जिसके अंदर आप जहां पर भी बैठे अपने अड़ोस पड़ोस में चीजें देख लीजिए। और मान लो आप झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाते वक्त आप अपनी टेबल को इधर सरकाते हो, कुर्सी को इधर सरकाते हो, कुछ और रखा है उसको आपने इधर उधर सरकाया, सो यू रीऑर्गेनाइज इट। तो एक जगह पर एक चीज रखी थी, वो खाली हो गई, फिर दूसरी जगह पर उस चीज पर आ गई, तो फिर कंप्यूटर उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। यदि जब तक उसको वो उसका इंडेक्स उधर से नहीं बिगड़ा है, वो आपको हेल्प कर सकता है उसको वापस लाने में। लेकिन और इसीलिए सॉफ्टवेयर के बारे में ये भी किया जाता है कि आपको मान लीजिए आपने कोई किसी सेंसिटिव फाइल को डिलीट किया है, तो वही कहते हैं कि आप उसको डिलीट करने के बाद ओवरराइट कीजिए। ओवरराइट का मतलब उसी फाइल नेम से एक और फाइल क्रिएट कीजिए, फिर उसको बनाइए, डिलीट कर दीजिए, ऐसे तीन चार बार, सो दैट आप कंप्यूटर को मूर्ख बना सकें। तो यदि कंप्यूटर मूर्ख बन गया है तो फिर आपकी फाइल वापस नहीं आएगी। और ये आप पढ़िए, इट इज ए टूल डिजाइन टू रिकवर ऑल दोज फाइल्स यू हैव लॉस्ट, इफ इट इज द इजीएस्ट वे जस्ट रन द प्रोग्राम स्कैन बटन। और वो जब स्कैन करेगा तो वो आपको दिखाएगा ऑल द डिस्प्ले फाइल्स जो वो रिट्रीव कर पाया, वो आपको उसको डिस्प्ले करेगा। और यदि वो आपको फाइल वहां पर मिल गई तो आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं उसके फाइल नेम से या उसके एक्सटेंशन से, ताकि आपको वो जल्दी से जल्दी मिल सके। ये इस तरीके से यहाँ पर ये इसका दिखाएगा। फिर आप उसको फाइल को सिलेक्ट कीजिए जो भी रिटर्न करनी है, और वो आपकी डिस्क के अंदर उसको सेव करने की कोशिश करेगा।
तो ये वो है, दूसरा टूल है ये, और इसका आप लाइसेंस देख सकते हो, ये ओपन सोर्स टूल है। तीसरा है स्क्रॉन्ज NTFS। ये छोटे डाटा के लिए, मोटी मोटी आपकी नॉर्मल फाइल्स डिलीट हो गई, उनके लिए ये एक इन्होंने टूल डेवलप किया जो कमांड बेस्ड प्रॉम्प्ट्स पे भी चल सकता है, कि किस तरीके से आप वहाँ पर, ये आप देखो जो अभी लोग आप जो CMD वगैरह यूज आप कर रहे हो उसके अंदर उस तरीके से चलता है। सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर और उसका जो ये एक ड्राइव क्रिएट करेगा आपका NTFS ड्राइव, उसके अंदर सॉफ्टवेयर चलेगा। ये -L का मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट कमांड, D का मतलब ड्राइव, और आपको बताना पड़ेगा कि C में है, D में है, कहाँ पर था वो, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि कितना कॉम्प्लेक्स आपने काम किया था, कहाँ पर वो ढूंढे। सिंपली सभी पार्टीशंस, और जो कल जब आपको भूपेंद्र जी बता रहे थे, पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हो। विंडोज आपको वो श्रिंक का जो उन्होंने ऑप्शन बताया था, बट मेरी आपको सजेशन ये है कि पंगा ना लें ड्राइव ये एक्स्ट्रा आप पार्टीशन क्रिएट करने का, क्योंकि इससे डाटा लॉस होने का भी झगड़ा रहता है। जो कंप्यूटर के टेक्नीशियंस हैं, यदि आपको अपनी डिस्क के अंदर, आजकल फैक्ट्री सेटिंग से जब डिस्क आती है तो मोस्टली C ड्राइव ही होती है उसके अंदर, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। और फिर आप ये सोचते हो, ये एक अच्छा आइडिया होता है कि आपका एप्लीकेशन डाटा अलग रहे और ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा अलग रहे, आपके प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल कर रहे हो वो अलग रहे, ताकि किसी केस में गड़बड़ हो जाए तो आपका डाटा इजीली रिट्रीव हो सके। क्योंकि सबसे पहले, अभी जो आप में से कोई बोल रहे थे कि फॉर्मेटिंग का वो कहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें विंडोज को फॉर्मेट करना पड़ता है, और यदि विंडोज C ड्राइव में है और आपका डाटा भी C ड्राइव में है तो उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल रहेगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा डाटा DEFG वो आप कितनी ही बना लीजिए, लेकिन आप खुद कोशिश करेंगे पार्टीशन क्रिएट करने की तो वो उसमें दिक्कत आ सकती है। सजेशन ये है कि जो जानता है कि कैसे पार्टीशन क्रिएट किए जाते हैं, उससे आप करवा के फिर आप अपना डाटा वहाँ पे उसके अंदर कॉपी कर सकते हैं। तो एक ये यूटिलिटी है। दूसरा है फोटोरेक, डिजिटल पिक्चर रिकवरी सॉफ्टवेयर। दिस इज आल्सो फ्री रिकवरी सॉफ्टवेयर टू रिकवर लॉस्ट फाइल्स इंक्लूडिंग आपका वीडियो, डॉक्यूमेंट एंड आर्काइव्स फ्रॉम हार्ड डिस्क, CD-ROM, लॉस्ट पिक्चर्स आपका डिजिटल कैमरा मेमोरी में था, फोन मेमोरी के अंदर था उसके अंदर। और ये अगेन ओपन सोर्स मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो GNU लाइसेंस, जैसे आपको याद होगा मोडल यदि आप यूज करते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वो GNU लाइसेंस में चलते हैं। तो ये उसकी प्रोसेस है। फाइल सिस्टम, ये इतने सारे फाइल सिस्टम्स को हैंडल करता है। फैट भी है, NTFS भी है। एक आपका कौन सा फाइल सिस्टम है, आप अपना माई कंप्यूटर में क्लिक करके उसके कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाके आप फाइल सिस्टम्स, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से किस्म की फाइल सिस्टम्स को हैंडल करता है वो आप यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। फिर ये इतना सारा मीडिया को हैंडल कर सकता है, आपके जैसे कैनन वाला आ गया, फ्यूजी फिल्म आ गया, HP का आ गया, निकॉन है, ओलंपस है, सोनी है, पेंटेक्स वगैरह वगैरह। बेसिक ये है, ये तो हैं जो कंपनीज के जो फॉर्मेट हैं उनको। अदरवाइज जो फाइल फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर PDF, JPG, HTML वगैरह वगैरह, ये होल लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, विच कंटेन्स मोर देन 480 फाइल एक्सटेंशंस, जो कि 300 फाइल फैमिलीज में से एक होती है बिगर फैमिली, फिर उसकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब जैसे आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड .doc और .docx, इसी तरीके से आप .ppt, .pptx, वो उसकी एक्सटेंशन हो जाती है फिर। तो वो ये सारा, इतनी सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं कि सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी में जब कोई इम्प्रूवमेंट होता है तो वो एक नया वर्जन उसका वहाँ से बना देते हैं। सो दिस इज अनदर रिकवरी टूल विच यू कैन यूज फॉर फोटोग्राफ्स। किसी वजह से हम फोटोग्राफ करप्ट हो गया, नहीं रिकवर हो पा रहा है, सो यू कैन ट्राई दिस। Then this is Test Disk, another data recovery software, which was primarily to recover lost partition or to make non-booting disk bootable again.
नॉन बूटिंग डिस्क क्या होता है कि जैसे आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोग अपनी एक्सटर्नल डिस्क यूज कर रहे हैं या यूएसबी के अंदर आपने डाटा यूज किया है, तो आप अपनी यूएसबी ड्राइव को, यूएसबी पेन ड्राइव आप जो बोल रहे हो या एक्सटर्नल डिस्क है, उसको आप बूटेबल डिस्क भी बना सकते हैं। यानी किसी कंप्यूटर में उसको लगाएं और वो आपको उसकी जो कंप्यूटर में जिसमें आपने उसको अटैच कर रखा है उसकी डिस्क को एक्सेस नहीं करेगा। और ये जो डाटा रिकवरी वाले होते हैं ये यही करते हैं। सबसे पहले जब आप उसके पास लेकर जाएंगे तो आपकी वो यूएसबी से या आपकी सीडी रोम से अपनी डिस्क लगाएगा और फिर उस डिस्क से देखेगा कि आप इसको सिंपली ये मान के चलिए कि वो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है। जब मरीज डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर पहले अपना स्टेथोस्कोप से कहेगा कि आ करो और इधर उधर लगा के देखेगा कि हमारी बॉडी में से जो बीट आ रही है, जो आवाज आ रही है, उसके बेस पर लगाते हैं कि हम कितने बीमार हैं, कहाँ पर बीमार हैं। तो ये बूटेबल डिस्क इसीलिए बनाई जाती है, उसकी सहायता से देखा जा सके कि फॉल्ट कहाँ पर है और फिर वो डाटा रिकवरी के अंदर वो हेल्प करेगा। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज कर रहा है। जो पुराने ज़माने में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस होता था, या अब आजकल जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लाइनक्स है, फ्री BSD, बर्कले स्टेट डिवीज़न, ये अमेरिका में जो बर्कले स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ से ये डेवलप हुआ, या सन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सन के जो प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली नेटवर्क्स और हाई एंड मशीन्स के ऊपर, या मैकिंटोश जो आपका एप्पल कंपनी में है, तो यू कैन सी वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इट सपोर्ट्स। तो ये इतना सारा आप इसको देख पा रहे हो, ये चीज़ें यूज आप कर सकते हो कि लॉस्ट पार्टीशंस फॉर इन सभी के ऊपर जो बनाया था। विंडोज़ का EXFAT सिस्टम है, या यूनिक्स सिस्टम था आपका, लाइनेक्स सिस्टम था आपकी लैपटॉप यदि लाइनेक्स पे चल रही है, या सन सोलारिस वगैरह के ऊपर, खासकर जैसे ओरेकल डाटाबेस, ओरेकल DB यदि करप्ट हो गया है तो उसको किस तरीके से वो किया यूज आप कर सकते हैं। अल्टीमेटली लेट अस सी दिस CCleaner। CCleaner को बड़ा इजी है, आप लोग CCleaner.com की वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये आपकी अपनी कंप्यूटर मशीन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। जैसे मोस्टली यदि वो डाउनलोडेड है तो आप सिंपली अपना सर्च कमांड में जाके यदि CCleaner लिखेंगे, CC लिखेंगे तो भी वो दिखेगा जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। दिस इज देन ऐप CCleaner। अदरवाइज आप विंडोज़ के स्टोर में जाकर भी आप इसको सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इतनी सारी आपको चीज़ दिखा रहा है। इट इज़ टाइम टू चेक योर PC हेल्थ। एवरी मंथ मिलियंस ऑफ पीपल ट्रस्ट CCleaner। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये आपको यहाँ पे इसका वो इंस्टॉलेशन दिखा रहा है, दी वर्जन, और मुझे ये भी कह रहा है कि चेक फॉर अपडेट्स। इट वाज टेलिंग मी दैट there is a new version available, so you can check whether there is a new version available of it. It was asking me to update this system, so from there you can check. And since my machine is 8 GB RAM, then okay, it is going to the website to update it. तो ये आपको दिखा रहा है Windows 10 प्रोफेशनल 64-bit माई मशीन। अभी हम आप जो लैपटॉप आजकल मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64-bit वाला ही आ रहा है, बट यदि आप में से कुछ लोग 5 साल पुरानी लैपटॉप यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32-bit हो। और ये आपको जरूर देखना चाहिए कि आपकी मशीन कौन सी है, 64-bit वाली है या 32-bit वाली है, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो केवल 32 पर चलेंगे, वो 64 पर नहीं चलेंगे। तो या वो 64 वाला 32 पे नहीं चलेगा, 32 वाला 64 पे चल सकता है, बट हायर वाला लोअर वाले पे नहीं चल पाएगा। तो ये इसकी चीज़ें हैं सारी की, ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से इसको अपग्रेड कर सकते हो। ये इसके जैसे कस्टम क्लीन है, जब आप कस्टम क्लीन को क्लिक करेंगे तो ये आपके पूरे कंप्यूटर का मैप, इसको हम मैप बोलते हैं, ये पूरा मैप आपको दिखा देगा जो आपको कहेगा कि आप यहाँ से क्या क्या चेक कर सकते हो। तो इंटरनेट, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर आप यूज़ कर रहे हो या अलग से फायरफॉक्स, क्रोम वगैरह कुछ भी है वो उसके अंदर है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या क्या आपने चेक कराना है। आपका इंटरनेट हिस्ट्री, कुकी, डाउनलोड हिस्ट्री, क्या वो यूज़ किया था आपने वो विंडोज़ के अंदर,
रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, स्टार्ट मेनू, उसका कैश, या फिर रिसाइकल बिन को वो एम्प्टी कर दे, टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव कर दे। ये जो टेम्परेरी फाइल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप विंडोज में जब आप जाएंगे, शायद आपको भूपेंद्र जी ने दिखाया भी था, ये जो आपका विंडोज है और ये प्रोग्राम फाइल्स हैं, ये तो बड़ी सेंसिटिव फाइल्स हैं। कोशिश करें कि आप इनको ना ही छेड़ें, कोशिश करें कि ना ही, क्योंकि ये करप्ट हो गई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो सकता है। तो ये विंडोज का फोल्डर है जहाँ पर आपके सारे विंडोज के फोल्डर हैं, और ये अभी आपको जो हिडन फाइल्स हैं वो नहीं दिखा रहा है। इसके अंदर एक फोल्डर आपको मिलेगा टेम्प का, आप जितना भी काम करते हो वो टेम्परेरी फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाती है। देखिए जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आप रियली श्योर हो इसको एक्सेस करने का या नहीं। तो यदि आप कहेंगे वो, तो वो आपको दिखाएगा, बट सिस्टम के अंदर सिस्टम रिसोर्सेज, विंडोज सिस्टम 32 34 रिसोर्सेज कितने हैं उसके अंदर कैश है, ये सारे का सारा सिस्टम यहाँ स्टोर होता है जहाँ से आप इन चीज़ों को रन करते हो। ये फाइल है, तो वो उसको कहाँ से एक्सेस करेगा, और फिर कुछ एडवांस्ड फीचर्स यदि आप करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, चीज़ों को एनालाइज, जितना टिक मार्क है आप एनालाइज को क्लिक कीजिए, और ये फिर अब पहले ये एनालाइज करेगा, देखता जाएगा, और देखने के बाद फिर ये आपको पूछेगा आपसे कि क्या आपने क्लीन करना है। और ये अब ये कह रहा है फायरफॉक्स नीड्स टू बी क्लोज्ड, क्योंकि मेरा फायरफॉक्स रन कर रहा है बैकग्राउंड में, और यदि मैं उसको क्लोज कर दूंगा तो हमारी ये मीटिंग भी बंद हो जाएगी क्लोज करते के साथ ही हमारा कनेक्शन। तो अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ। और जब ये आपको लगेगा कि ये सारे का सारा, अब ये देखिए आप, वो उसकी मेमोरी को यूज कर रहा है, मेरे पूरे सिस्टम को यूज कर रहा है। ये डिटेल्स ऑफ फाइल्स टू बी डिलीटेड, ये मुझे इतना स्पेस बता रहा है कि मेरी मशीन के अंदर ये एक्स्ट्रा स्पेस जो कि नॉन यूजेबल है वो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ये देखिए, ये मोर देन 1 GB डाटा इज कंज्यूमिंग, दिस इज 95 MB। क्रोम के अंदर कुछ फाइलें हैं, 475 फाइलें हैं जो मुझे हटा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा डिस्क स्पेस भी ले रहे हैं और ये मेमोरी के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है। फिर स्टोर एप्लीकेशन है, एडोब की कुछ एप्लीकेशन है जो चली हुई है 35, जिनको न्यूज़ नहीं है। इफ आई रन माई क्लीनर दिस विल क्लीन दिस थिंग्स। फिर ये रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट होती है। रजिस्ट्री, इन चीज़ों की रजिस्ट्री क्या होता है कि रजिस्ट्री की की होती है, यदि वो करप्ट हो जाए तो आप उसको रीइंस्टॉल कर सकते हो। तो आप में से जिन लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ इश्यू आ रहा है वो ये रजिस्ट्री से भी लोग चेक करते हैं कि जैसे अब ये आ गया इन चीज़ों के अंदर DLL फाइल्स, जो हमारी डायनामिक लिंक्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए। कोई लिंक गड़बड़ हो गया तो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा। हमारी क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या लाइब्रेरीज हैं, इसको आप स्कैन करेंगे तो कहीं गड़बड़ है तो वो ये आपको दिखाएगा। जैसे ये आप देखिए आपके सामने आ गया मिसिंग शेयर्ड DLL। तो मेरे इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये जूम का फ़ोन कॉल है, इसके अंदर अनयूज्ड फ़ोन एक्सटेंशन है। ये जिस को भी मैं सिलेक्ट करूँगा, अब ये आ गया, ये इनवैलिड डिफ़ॉल्ट आइकन। मैंने अभी तक जितना काम किया है ये मेरे यूज़र एप्लीकेशंस को दिखा रहा है और सिस्टम्स एप्लीकेशंस को दिखा रहा है। मैं यहाँ से फिक्स को क्लिक करूँगा तो ये जहाँ पर इसको ये लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो गड़बड़ थी, वो उसको ठीक कर देगा। जैसे आप ये देखो, मैं सिंपली इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वन ड्राइव के अंदर डाटा है सिंक, इसमें ये मुझे ये कह रहा है। ये एक फाइल है जो मेरा सॉफ्टवेयर मैंने कोई डाउनलोड किया है anydesk.com, उसके अंदर एक सी फाइल है जहाँ पर ये मुझे कुछ उसमें इशू दिखा रहा है। फिर मेरा ये जूम का डाटा है, ये मिसिंग UI रेफरेंस है। यानी आप क्या करते हो, जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हो, वो आपको लगता है कि फाइल आपने एक जगह से डिलीट कर दी तो पूरी डिलीट हो गई, ऐसा नहीं होता है। कोई भी फाइल जब सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हम करते हैं तो वो अलग अलग जगह पे अपने निशान छोड़ता है। तो आपने एक जगह से तो फाइल डिलीट कर दी, बट उसके बाल बच्चे, भाई बंधु इधर उधर कहीं ना कहीं पे सेव रहते हैं। यदि वो नहीं निकाले हैं तो सिस्टम आपको दिखाता रहेगा कहीं ना कहीं पर डिस्क स्पेस वो यूज किए। इसी तरीके से इसके कुछ और टूल्स हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेटर, स्टार्टअप, ये टूल्स हैं आपके जो इंस्टॉल आपने किया है उसको। मेरी मशीन के अंदर ये इतनी सारी चीज़ें हैं। 3D व्यूअर है जो 3D चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये वीडियो स्टूडियो है, एडोब है, अलार्म एंड क्लॉक, एनिमेशंस का सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर रखा है।
कैलेंडर, कैमरा, सी क्लीनर, ये इतने सारे सॉफ्टवेयर्स को चेक करने के लिए ये आपका सॉफ्टवेयर इसको काम कर सकता है। डुप्लीकेट फाइंडर है, आपकी डिस्क को एनालाइज करने के लिए ये इसके अंदर है। सिस्टम को रेस्टोर करने के लिए ये आपसे कह रहा है कि शेड्यूल चेक पॉइंट, ये डाटा रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक पॉइंट, ये क्या होता है कि लास्ट टाइम कब चेक पॉइंट बना था, कुछ गड़बड़ हो गई तो उससे लेकर वहां तक ये आपका डाटा रिट्रीव कर देगा। उससे पहले का कहेगा बाय बाय, आई एम सॉरी, कांट डू समथिंग। और ये ड्राइव वाइपर साफ करने के लिए, वो जैसे आप जानते हो ना, जब मिट्टी पड़ती है आपकी कार के स्क्रीन के ऊपर तो आप वाइपर चलाते हो साफ करने के लिए, ड्राइव वाइपर ये। सो दीज आर वेरियस थिंग्स अवेलेबल इनटू इट व्हिच गिव्स यू अ वेरी गुड थिंग। एक चीज और है जो शायद आप लोगों ने नोट भी की होगी अपने सिस्टम के अंदर, कि जब आप अपने कंप्यूटर में जाते हो, ये आपका ऑल ड्राइव्स आपको दिखा रहा है, और इसको आप जब यूज करते हैं तो ये आप इसकी यदि प्रॉपर्टी में जाएंगे, वो काम आप सेव कर सकते हो प्रॉपर्टी में जाके। और यहाँ पर ये आपको दिखाएगा टूल्स। टूल्स के अंदर ये डीफ्रेगमेंटेशन है, ये एक सेफ एप्लीकेशन होती है डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जब आप डाटा सेव कर रहे हो अपनी मशीन के अंदर, वो डाटा इधर उधर सब सेव हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में बर्थडे पार्टी आपने की थी और ढेर सारे आपने गेस्ट बुलाए, सबको ड्राइंग रूम में बिठाया, लोगों ने खाना पिया, खाया, सब कुछ किया, और फिर वो चले गए। चले जाने के बाद अब आप देख रहे हो एक गिलास उधर पड़ा है, ये कुर्सी उधर हो गई है, ये मेरी टेबल इधर थी इधर चली गई है, किसी ने फोन किया था, मेरा लैंडलाइन यूज किया था, रखा वहां पे था, उसके बाद उठा के उधर रख दिया, सब कुछ इधर उधर है। हार्ड डिस्क के अंदर भी यही होता है, आपका डाटा इधर से उधर सब फैला हुआ होता है। ये उसको ऑप्टिमाइज करता है, ये उसको डीफ्रेगमेंट का मतलब फ्रेगमेंटेशन को ठीक करता है, ये अलग अलग सीक्वेंसेस कैसे करके। तो आप इसको सिंपली आप ऑप्टिमाइज करेंगे, ये पहले एनालाइज करेगा, आप इसको कह सकते हैं कि एनालाइज, फिर आपसे कहेगा आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मान लो जैसे मैं सी ड्राइव को पहले मैं एनालाइज कराना चाहूँ, देखना चाहूँ कि मुझे जरूरत भी है या नहीं है, तो आप सिंपली इसको एनालाइज को क्लिक कर सकते हो। और ये अभी देखिए 10, 11, 12, 13 वो काउंटर चल रहा है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 19, 20%, 40%, 50, 53, 60, डिपेंड के आपके मशीन में कितना डाटा है, वो उसको एनालाइज करके फिर आपको ये बताएगा कि जरूरत है या नहीं है। ये दिखाएगा स्क्रीन पे, ये ओके, इट इज ओनली 1% फ्रेगमेंटेड, सो इट मीन्स आई डोंट नीड टू ऑप्टिमाइज इट। आपके केस में यदि बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से आपने उसको यूज़ नहीं किया है, तो ये आपको कह सकता है, अभी ये यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी इसकी ऑटोमेटिकली सेट है, ये माई ड्राइव्स आर ऑप्टिमाइज्ड ऑटोमेटिकली, ये अपने आप करता रहता है उसको, और वीक एक बार अपने आप ही ये चीज़ों को तरीके से लगा देता है। जैसे आप लाइब्रेरी मान के चलिए कि लाइब्रेरी के काउंटर पे लाइब्रेरी अंदर से जो किताबें आई, बाहर से आपने जो किताब वापस करी वो, उसके बाद लाइब्रेरी का स्टाफ उन किताबों को लेकर अंदर जाएगा, रैक के अंदर प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज कर देगा। यही काम सॉफ्टवेयर का होता है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं। उसी तरीके से आपका जो मान लीजिए ई ड्राइव के अंदर है, उसको आप एनालाइज कर सकते हो, जहाँ पर मेरा डाटा है एक्चुअल जो मैं काम करता हूँ वो जो सेव है, ये उसको, इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितना ज़्यादा डाटा आपके पास उसमें अवेलेबल, तो वो ये करेगा। ये सारा ये काम आप सेव कर सकते हो फ्रेगमेंटेशन पर। तो ये आपकी डिस्क के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उसके टूल्स हैं। एरर चेकिंग, सिस्टम से एरर को चेक करने के लिए। ये आपका हार्डवेयर, कौन कौन सी एक्सटर्नल डिस्क है, जैसे एक डीवीडी प्लेयर है मेरी सिस्टम के अंदर, वो ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या चीज़ें शेयर्ड हैं, कुछ शेयर्ड है या नहीं है यहाँ से, और ये प्रीवियस वर्जन जो हमारे सॉफ्टवेयर का जो प्रीवियस वर्जन कुछ था या नहीं था, और कस्टमाइज किसी चीज़ को करना है, कोई सॉफ्टवेयर आपने चेंज करना है, उसके एक्सटेंशन को चेंज करनी है वगैरह, उस हिसाब से यू कैन मैनेज दिस थिंग्स फ्रॉम हियर। सो आई होप दैट नाउ you will be able to handle your data properly, and in case something goes wrong, you know that what data recovery tools are available with you. Okay, so let me see if there are any questions, otherwise 4 बजे फिर हम मिलेंगे, and then you can have your questions.
डॉक्टर रेखा इज आस्किंग, सी क्लीनर का अपग्रेड वाला वर्जन को परचेज करना पड़ेगा मोबाइल के लिए। सी क्लीनर के 2 वर्जन आते हैं, एक फ्री वर्जन होता है, एक पेड वर्जन होता है। नॉर्मल कोर्स में हमें फ्री वर्जन से काम चल जाता है, तो यू कैन ट्राई दैट। बट बेसिक चीज़ आप ये याद रखें कि यदि आप हैवी यूज़र हैं, ढेर सारी चीज़ें आप क्रिएट करते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। नॉर्मल का आप वर्क कर रहे हैं तो वो सिस्टम उतना खुद ही हैंडल कर लेता है चीज़ों को। कैन वी डिलीट सिस्टम? नो 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 नो, डोंट टेक पंगा डॉक्टर अदुल विद दोज सिस्टम फाइल्स। लेट द सॉफ्टवेयर हैंडल दोज थिंग्स। नेवर डिलीट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, विंडोज फाइल, program files manually. Never do that. You can uninstall it. For uninstallation, there is no issue. You can go to your Windows there, go to programs. In programs, you will find, you right click on any program, then it can ask you, you want to upgrade it or uninstall it. You can completely remove from there. But otherwise, even after uninstallation, there may be some residue files. हम उनको बोलते हैं residue files. सॉफ्टवेयर बहुत सारी फाइलों को अपने आप रिमूव कर देता है, पर बाद में आपको एक मैसेज भी देगा कि I'm sorry, I could not remove all your files, please remove them manually. उसको हम बोलते हैं residue files. रेजिड्यू वही होता है कि वो, जैसे आपने देखा ना, कभी आप दुकान पे जाओ और आपको वो गोलगप्पे वाला पानी देता है, तो आपने पानी पी लिया, बट नीचे वो जो मसाला बच गया वो something like that kind of thing. You have to, that you can do manually, otherwise don't take risk. Better never play with your operating system or software files. Data files को आप हैंडल कर सकते हो, that is not an issue. मोबाइल पे ये कैसे होगा, अर्चना जी पूछ रहे हैं क्या होगा मोबाइल के लिए। मोस्टली जो आप चीज़ें होती हैं वो आप, एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर में जाके, आईफोन है तो उनके स्टोर पे जाके आप क्लीनर्स ढूंढ सकते हो। और कोशिश ये करनी चाहिए कि क्लीनर आपको ढेर सारे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर काफ़ी अपलोड कर देते हैं चीज़ों को। तो रेप्यूटेड कंपनी की ही ऐप को इंस्टॉल करें वो। और मोस्टली एंड्रॉयड के अपने खुद के भी क्लीनर्स होते हैं, जो उसकी फैक्ट्री सेटिंग के साथ जो आपको क्लीनर आया है वो भी आपको बताता रहता है। मुझे भी खुद मैसेज आते रहते हैं मेरे फ़ोन के ऊपर एंड्रॉयड में, दैट योर डिस्क इज गोइंग टू बी ओवर, यू नीड टू क्लीन इट। सो यू यूज द ऑटोमेटिक क्लीनर विच हैज़ कम विद योर मोबाइल एज द फैक्ट्री सेटिंग। वो दैट इज सेफ। सिक्योरिटी ऑफ डाटा, नो, इट विल आस्क यू। मोबाइल फ़ोन के अंदर इसमें एक ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, वो अपने आप कुछ नहीं करेगा क्लियर, अनलेस आपने कमांड दे दी हो तो क्लियर कर देगा। उससे पहले आपसे वो पूछेगा और आपने सिंपली उसको सेलेक्ट करते जाना है कि आप क्या रिमूव कर रहे हो, क्या नहीं रिमूव कर रहे हो। ओके जितेंद्र जी, बैक टू यू नाउ। Thank you, sir. Sir, we are highly thankful to you for booting our memories about data recovering tools and cleaners.